Hello and welcome to our new class from प्रयास। पुनः प्रयास की एक नई क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का एवं सभी व्यूवर्स का स्वागत है। आज की जो नई क्लास है वो स्पेशल सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है, क्योंकि आप सभी को पता चल गया होगा किसी भी माध्यम से कि जो सिलेबस है वो आ चुका है रीट का और सेकंड ग्रेड का। तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। तो उस सिलेबस में जो पहले कोशिश ये की जाएगी कि दोनों को शामिल किया जाए। जैसे रीट और सेकंड ग्रेड है, दोनों का जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको पहले क्लियर किया जाए, उसके बाद में हम स्पेशलाइजेशन की तरफ चलेंगे। तो इसी के तहत आज की क्लास है उसका टॉपिक लिया गया है जो दोनों में कॉमनली इफेक्ट करेगा, वो है टेंस। टेंस का टॉपिक है, दोनों रीट में भी और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, कॉमनली इम्पोर्टेंट है। तो ये टॉपिक इसीलिए लिया गया है कि दोनों बच्चों को लाभ पहुँचे। क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों से कुछ बात कहना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। एक कमेंट आया था बच्चे का कि सर आप की टीचिंग तो ठीक है, अच्छी है, चलो उसके लिए थैंक यू बोलता हूँ मैं बच्चे को। लेकिन उसने उसके बाद में कहा कि लेकिन सर आप डिस्क्रिमिनेट करते हो स्टूडेंट्स में। तो बेटा ऐसी कोई बात पॉसिबल ही नहीं होती। आप अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि किसी भी बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन एक टीचर के द्वारा नहीं किया जा सकता, और मैं तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकता इस बारे में। तो आप ऐसा नहीं सोचें, जो भी है, जो भी बात है वो आप डायरेक्ट मेरे को कॉल करें, तो मैं आपको वो जो भी आपके मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो मीट आउट हो जाएगी। तो ऐसा न सोचें, और मेरे लिए तो प्लीज़ बिल्कुल नहीं सोचें। मेरे लिए सभी बच्चे बराबर हैं और डिस्क्रिमिनेट करने की तो बात ही नहीं है। जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता होगा कि ये जो क्लासेस हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस हैं या ऑनलाइन जो भी आपको मैटर उपलब्ध कराया गया है, वो सारा का सारा फ्री है। आप जो ये बच्चे हैं इनसे भी पूछ सकते हैं, विदाउट फीस है, बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है, किसी प्रकार की कोई इनसे फीस शुल्क नहीं लिया जा रहा है। तो फिर डिस्क्रिमिनेशन की तो बात ही नहीं है। मेरा मेन जो मकसद है वो ये है कि जो हमारा जो इन्वायरमेंट है, स्पेशली जो राजस्थान का इन्वायरमेंट है, उसमें इंग्लिश कमज़ोर रहता है। हम सभी ये बात अच्छे से जानते हैं। और इस इन्वायरमेंट में स्पेशली जो रूरल एरियाज़ होते हैं, ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर कुछ जो स्टूडेंट हैं, परीक्षार्थी हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते बड़ी बड़ी कोचिंग की फ़ीस, या जो बच्चे हैं वो किसी भी कारणवश, मैं स्पेशल कारण डीपली नहीं जाना चाहता, लेकिन स्पेशल कारणवश कोई बाहर जाके, घर से बाहर जाकर वो कोचिंग नहीं कर पाते, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं उन तक इंग्लिश को पहुंचा पाऊं, उनको ये सहायता दे पाऊं, और वो जो बच्चे हैं जिनके पास अच्छे संसाधन हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रतियोगिता में compete कर सकें। मेरा एकमात्र इतना ही लक्ष्य है कि कोई बच्चा संसाधनों की कमी से पीछे ना रहे। तो सिर्फ और सिर्फ इतना इसका मकसद है। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, सभी समझदार हैं कि डिस्क्रिमिनेट करने की तो बात ही नहीं है। तो कृपया प्लीज़ इस बारे में ऐसा न सोचें। आप तो केवल और केवल अपनी जो कैरियर है उसको फोकस करें, उसको तैयारी करें, और यदि कोई पॉइंट है वो समझ में नहीं आ रहा या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली कमेंट करें, पूछें। सॉल्यूशन 100% दिया जाएगा आपको। मैं कोशिश करता हूँ कि भाई टाइमली सॉल्यूशन जैसे ही मेरे को समय मिलता है मैं सभी को रिप्लाई करता हूँ, और हर बच्चे को सॉल्यूशन देने का प्रयास किया जाता है, और प्रयास का भी यही प्रयास है। तो आशा करता हूँ कि आगे से आप ऐसा दिमाग में नहीं लाएंगे कि भी डिस्क्रिमिनेट या जो भी है।
ऐसा बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, सभी बच्चे मेरे लिए समान हैं और इसका मकसद ही एक तरीके से ये है कि हम सभी को समान लेकर चलें, चाहे संसाधन है तो वो भी प्रतियोगिता में compete कर सके और जिसके पास संसाधन नहीं है वो भी बराबर खड़ा होकर प्रतियोगिता में भाग ले सके। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं और हमारा जो टॉपिक है वो टेंस है। हाँ, जिसको कि अपनी भाषा में इंग्लिश का भूत कहा जाता है। ये कहा जाता है कि भाई सबसे जो मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक है वो टेंस है, बट ऐसा नहीं है। टेंस है बेटा वो स्टार्टिंग ऑफ इंग्लिश कहा जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि ग्रामर जहाँ से स्टार्ट होती है, ग्रामर को आप जहाँ से पकड़ सकते हैं, ग्रामर को जहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो टॉपिक है टेंस। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ। इसको आप ये मत समझिए कि ये सबसे डिफ़िकल्ट है, आप ये समझिए कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से इसको समझ के चलिए। अब जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है वो थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंस है वो शो ज़रूर करेगी, ये तो आप मानते हैं, तो उसको भी टाइम भी देना पड़ेगा। इस तरीके से सोच के चलिए कि भी टेंस है वो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, तो इम्पोर्टेंट है तो इसको ये टाइम भी डिमांड करेगी, टाइम देना है। तो आप बस इसी तरीके से सोच के चलेंगे तो बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाएगा। अब है रेडी, तो इसी तरीके से सोच के चलेंगे कि टाइम हमें कितना भी लगे, हम टेंस को समझ के छोड़ेंगे। इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि ये जो टेंस है ये आपकी पूरी ग्रामर की जड़ है। ये आपको ग्रामर को दोनों हाथ से ग्रिप करने में कि आजा जाएगी कहाँ, ये टॉपिक है वो आपको हेल्प करेगा। ये वो हथकड़ी है जिस हथकड़ी से आप ग्रामर को पकड़ के रख सकते हो और लाइफ टाइम पकड़ के रख सकते हो कि इंग्लिश जो है वो आपके कंट्रोल में रहेगी यदि ये टॉपिक है वो आपके कंट्रोल में आ गया। क्लियर है? रेडी? ओके गुड। अब जो हम अपनी कंपटीशन जो रीट है या सेकंड ग्रेड है उसके नज़रिए से इसको देखें तो उसके नज़रिए से बेटा इसमें जो क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा वो क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा जिसको आपको क्वेश्चन मिलेगा इस नाम से, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपसे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डिमांड की जाती है और इसी का दूसरा नाम होता है राइट फॉर्म ऑफ वर्ब। आप इसको राइट फॉर्म ऑफ वर्ब या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किसी भी नाम से जान सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन है या किसी भी कंपटीशन में यदि टेंस पूछा जा रहा है तो वो टेंस है वो पूछा जाएगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। आपसे पूछेगा राइट फॉर्म ऑफ वर्ब बताइए या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बताइए, इस क्वेश्चन के थ्रू आपसे टेंस पूछा जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमें टेंस समझना है, क्लियर है, लेकिन हमें हमारा मकसद हमेशा दिमाग में रखना है। हमारा जो एम है वो क्या है? कंपटीशन। क्लियर है? कंपटीशन में हमें क्वेश्चन पुटअप करेगा इस नाम से, तो हमें टेंस को समझना है इस नाम के थ्रू। क्लियर है? यानी हम टेंस को पढ़ेंगे लेकिन पढ़ने का जो फॉर्मेट होगा वो राइट फॉर्म ऑफ वर्ब या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। इतनी बात सभी के समझ में आ गई? गुड, शाबाश। रेडी? हाँ, उदास मत हो, इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, इतना कोई भारी टॉपिक नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। जितनी आपकी विल होगी, जितना आपका विल पावर होगा, जितना आप डिटरमाइन होंगे उतना ही टॉपिक ईजी हो जाएगा इंग्लिश का। सीधी सिंपल सी बात। तो पहले अपने आप को तैयार कीजिए कि हम पढ़ेंगे इसको, क्लियर है? फिर उसके बाद में टॉपिक की हार्डनेस है वो मेरे पे छोड़ दीजिए। किसी भी टॉपिक को आपको हार्ड नहीं लगने दिया जाएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। आप तो सिर्फ इतना डिटरमाइन कीजिए कि हम अपना 100% देने के लिए तैयार हैं इस कंपटीशन को, चाहे रीट हो या सेकंड ग्रेड हो। फिर टॉपिक हार्ड नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। कोई भी टॉपिक हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो या रीट का हो, मेरी गारंटी है कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं लगेगा। हार्ड से ईजी बनाने का काम मेरा, टाइम और मेहनत ये आपकी। मेहनत भी आपके बराबर करूँगा
लेकिन आपको मेहनत और डिटर्मिनेशन का प्रॉमिस करना होगा। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कोई भी टॉपिक है आपको हार्ड नहीं लगेगा, और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपके समझ में नहीं आ सकता। आप तो मेहनत करिए प्लस आप डिटरमाइन रहिए कि हमें सीखना है। तो हमें समझना है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है। इस चिड़िया को समझना है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किसको कहते हैं। अब देखिए सिंपल सा मेथड है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है। ये आपका एक स्ट्रक्चर है और इसको आपको पिछले जो भी वीडियोस हैं, क्लासेस हैं, उसमें अच्छे तरीके से समझा दिया गया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि ये स्ट्रक्चर क्या बोलता है, इसलिए मैं दोबारा इस पर नहीं जा रहा। आपको सब्जेक्ट, एचवी, एमवी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये अच्छे से समझ में आई हुई चीज़ है। अब आपको इसी को लेके चलना है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के पास। तो उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में मैं आपको इजीली सिंपल से तरीके से बताता हूं कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो कैसे बनती है। तो आप एक बार आइडिया लगाइए कि आपके पास ये दोनों नहीं है, यानी ब्लैंक्स, खाली स्थान या स्थान खाली छोड़ा हुआ है, और आपको इतना ही दिया हुआ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, यानी आपको अपनी तरफ से क्या लगाना है, एचवी और एमवी, इन दोनों का कंबाइन फॉर्म है वो यूज करना है, जिससे कि आपको ब्लैंक्स की पूर्ति करनी है। क्लियर है। मान लीजिए ये दोनों नहीं है, ठीक है, एचवी एंड एमवी, इसी को कहते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। समझ में आ रही बात है। सीधी सिंपल सी बात है कि यदि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की डिमांड करता है, किसी भी ब्लैंक्स में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या राइट फॉर्म ऑफ वर्ब की डिमांड करता है, तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि हमें क्या करना है, एचवी प्लस एमवी उस ब्लैंक्स में देनी है, या सीधी सिंपल सी याद रखो कि एचवी प्लस एमवी दोनों का जो मिला हुआ रूप है वही करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या राइट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। इतना समझ में आ जाएगा, इजी है, शाबाश, गुड। यानी एच वी दे देंगे, एम वी दे देंगे, पहले एच वी देंगे फिर एम वी देंगे, ये भी ध्यान रखना बेटा, पहले एच वी फिर एम वी, इन दोनों का रूप जो दिया जाएगा उसी को हम कहेंगे राइट फॉर्म ऑफ वर्ब या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हमारा एम रहेगा इस क्वेश्चन में कि हम पहले एच वी दें फिर एम वी दें। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, यानी इसकी जो तरीका क्या होता है या इसका जो स्टेप्स क्या होती हैं जिसके थ्रू ये क्वेश्चन है वो हम श्योर होकर, श्योर यानी विश्वास के साथ इसको सही कर सकें एग्ज़ाम में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये लगभग एग्ज़ाम में स्टार्टिंग में ही आते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होती है तो टेंस का जो टॉपिक है वो लगभग सेकंड या थर्ड या फर्स्ट, इस 3 में से ही कोई टॉपिक होता है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा वो भी लगभग स्टार्टिंग में ही किया जाता है। तो अब शुरू में ही गड़बड़ हो जाए तो दिक्कत होती है ना, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है इस चीज़ का। माइंड में रखिए कि स्टार्टिंग यदि पेपर की अच्छी हो जाए तो पूरे पेपर में आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, और वो कॉन्फिडेंस है वो आपको हेल्प करता है, 5% आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं। ये आजमाई हुई नुस्खा है, आजमाया हुआ बात है कि यदि स्टार्टिंग पेपर की अच्छी हो जाए तो आप कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, और वो कॉन्फिडेंस है वो आपको 5% बहुत मायने रखता है कंपटीशन एग्ज़ाम में, 5% इंक्रीज कर देता है आपके मार्क्स को। और वही निगेटिव चला जाए स्टार्टिंग, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप 5% लैग कर रहे हैं, यानी 5% नीचे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से आपका जो माइंड सेट है वो हिलना शुरू हो जाता है यदि स्टार्टिंग में ही गड़बड़ हो जाए। तो इसका लिए ये दूसरा आपके पास कारण है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है। तो अच्छे से समझिए इसको। हमें पढ़ना है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या ये मान लीजिए कि एग्जाम में पूछेगा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब है
HV प्लस MV का कंबाइन फॉर्म, इन दोनों का मिला हुआ रूप, या अपनी भाषा में कहें कि इनका जोड़ा हम खालिस्तान में रख देंगे, ब्लैंक्स में रख देंगे, ऑप्शन में से चूज कर लेंगे, तो वो राइट फॉर्म ऑफ वर्ब या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाएगी। क्लियर है? अब देखिए आगे का सेकंड स्टेप क्या है, या सेकंड हमें क्या सीखना है कि हमें भरना है HV MV। क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। देखिए ये एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि राइट फॉर्म ऑफ वर्ब दीजिए, और इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में पूछेगा, उसके पास कोई दूसरा फॉर्मेट बना भी नहीं है ना। हाँ, तो सामने वाले के तरीके से चलिए ना, ये अपना तरीका क्यों अप्लाई करें, सामने वाले के तरीके से चलिए, जैसे वो क्वेश्चन पूछता है उसी तरीके से उसको समझते हुए चलिए, जाएगा कहाँ। क्लियर है? तो उसके पास मेथड ये है प्रश्न पूछने का, तो इस मेथड से वो क्वेश्चन करेगा, पूछेगा क्या, राइट फॉर्म ऑफ वर्ब या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसी मेथड को हम समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। देखिए ये है सब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट। क्लियर है? इतना दे रखा है इसने। एक जो ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए आप सभी को पता है, हाँ इंटेलिजेंट, वेरी गुड, मोस्ट इंटेलिजेंट, तालियां बजवाएंगे बाद में आपके लिए सिलेक्शन पर। तो बेटा ये है मैन वर्ब, राइट फॉर्म ऑफ वर्ब या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के जो ब्रैकेट में दिया जाता है क्वेश्चन को, वो मैन वर्ब होती है। और ये भी याद रखिए कि वो जो मैन वर्ब होती है वो हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म में होती है, ब्रैकेट में दी हुई मैन वर्ब होती है और वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है। क्लियर है? यानी इसकी फॉर्म आपको यहाँ फिलअप करनी है। ठीक है, आपने अभी तक इतना सीख रखा है, क्या सीख रखा है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देनी है तो आपको दो चीज़ें चाहिए। क्या क्या चाहिए? HV प्लस MV, इन दोनों का मिला हुआ रूप चाहिए। क्लियर है? अब आपको HV चाहिए, MV चाहिए। ठीक है, अब आप कहेंगे सर MV तो यहाँ दे रखा है, गुड, MV दिया हुआ है, लेकिन MV की फॉर्म आपको अकॉर्डिंग टू टेंस अप्लाई करनी है। समझ में आ गई बात है? आपको दिया हुआ है मैन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, यानी ये मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में दी हुई है। अब आपको देखना है कि इसका कौन सा फॉर्म यहाँ अप्लाई करें ब्लैंक्स में। ठीक है, यानी HV चाहिए, MV चाहिए, सही फॉर्म में चाहिए, सही हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यानी कौन सी HV यूज़ करूँ। दूसरा क्वेश्चन है कि मैन वर्ब तो दिया हुआ है ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म, आपको कौन सी फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि इस लाइन को देखकर आपको ये डिसाइड करना होता है कि किस हेल्पिंग वर्ब है, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाए। फर्स्ट सेकंड, मैन वर्ब किस फॉर्म में यूज की जाए, तो ये कौन सी फॉर्म में आएगी, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ मैं कौन सी यूज़ करूँ कि मेरा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाए, यानी सही हो जाए। क्लियर है? तो उसके लिए मैं आपको सिंपल सा स्टेप्स बताता हूँ, तरीका बताता हूँ। एक सिंपल सा तरीका है आपको इसको क्लियर करने का। सॉरी, मैंने क्वेश्चन को ओमिट कर दिया, दोबारा से देखते हैं। ये क्वेश्चन है मान लीजिए ना, तो इसको आपको क्लियर करना है। अब देखिए कैसे बनता है, ध्यान से देखिए कि ये जो ब्लैंक्स है यहाँ HV MV चाहिए, आपको स्टेप्स क्लियर कीजिए। स्टेप क्या था याद रखिए, फर्स्ट होता है ये, देखो अभी आप स्टेप्स को देखेंगे। एडवर्ब, पहला स्टेप आपका एडवर्ब है। एडवर्ब आपको इंडिकेट करता है टेंस, और टेंस आपको इंडिकेट करता है HV प्लस MV, और ये आपका काम हो गया। ठीक है, क्योंकि यही HV और MV को हम क्या कहते हैं? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यही है हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर? हाँ, बड़ा इजी है ना? ओह, बहुत इजी। देखिए सिंपल सा समझ के चलिए, यदि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पुटअप करता है तो उस करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पुटअप करने के लिए
हमें सेंटेंस में एक क्लू दिया जाएगा, क्लू कह दीजिए, हिंट कह दीजिए, या सहायता कह दीजिए, या संकेत कह दीजिए, ठीक है। मेनली जो हिंट देगा वो हिंट एडवर्ब होती है। क्वेश्चन में एक एडवर्ब देगा, एडवर्ब, और एडवर्ब कौन सी देगा? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम मेनली एडवर्ब दी जाती है, वही आपका क्लू होता है। यदि एडवर्ब नहीं देता है तो टाइम से संबंधित कोई क्लू देता है, हिंट देता है, आपको कंफर्म 100% दिया जाएगा, आपको एक हिंट दिया जाएगा। उस हिंट या क्लू कह लीजिए या एडवर्ब के माध्यम से ये आपको, ये जो है ये आपको बताएगा कि टेंस कौन सा यूज करना है। एडवर्ब देखेंगे आप, एडवर्ब आपको बताएगी कि टेंस कौन सा यूज करना है, क्लियर है। फिर वो टेंस है वो आपको बताएगा कि एचवी कौन सी यूज करनी है एंड एमवी कौन सी फॉर्म में यूज करनी है। सीधा सिंपल सा स्टेप है, ध्यान रखिए कि यहाँ या तो कोई एडवर्ब मिलेगी या कोई टाइम से संबंधित कोई क्लू मिलेगा। ये आपको बताएंगे कि टेंस कौन सा यूज करना है, और टेंस आपको बता देगा कि एचवी कौन सी यूज करनी है और एमवी कौन सी यूज करनी है। सिंपल है कि आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सही हो जाएगा, क्योंकि आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में दो ही चीज़ें देनी होती हैं, कौन सी? एचवी प्लस एमवी। और टेंस आपको बता देगा कि एचवी तो ये लगाओ और एमवी इस फॉर्म में लगाओ। क्लियर है? बहुत ईजी, शाबाश, गुड। अब देखिए इसको हम करके देखते हैं, है ना। अपना जो मेथड है वो अप्लाई करके देखते हैं सिंपली। देखो अब ये आपके पास एक सेंटेंस है या ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको ना, तो ये जो क्वेश्चन है हमें क्या चाहिए रहा है? कोई एडवर्ब दी हुई या क्लू दी हो। देखो ये एक वर्ड है जो टाइम से रिलेट करता है, ये टाइम एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, नाउ। क्लियर? तो ये मिल गया। देखो पहली स्टेप आपकी हो गई कि यहाँ हमें नाउ दिया हुआ है। अब आपको ये जो वर्ड है या हिंट है, क्लू है, ये बताएगा टेंस कौन सा है। क्लियर है? यानी इससे आपको उगलवाना है कि टेंस कौन सा, बता पकड़ के, हाँ गुड। अब ये बता रहा है कि यहाँ आप लगा दीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस लगा दीजिए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्लियर है? नाउ ने आपको बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाना है। तो दूसरी स्टेप कंप्लीट हो गई आपकी। अब ये जो दूसरी स्टेप है ये कंप्लीट होने के बाद आप क्या देंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एचवी लीजिए और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एमवी लीजिए। फिर आपका जो कार्य है वो पूर्णता की तरफ सही अच्छा होता जाएगा। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एचवी ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा, ये मिलेगा बेटा, इज, आर, एम और सिंगुलर प्लूरल या आई, सिंगुलर प्लूरल या आई, ये तो हमें मिलेगा एचवी, ठीक है। और एमवी के लिए आपको कहेगा कि एमवी में आप आईएनजी फॉर्म यूज कीजिए, एमवी में आप आईएनजी फॉर्म का यूज कीजिए, ठीक है। ये हमें किसने बताया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस ने बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहता है कि एचवी में तो आप इज, आर, एम, सिंगुलर प्लूरल आई यूज कीजिए एंड मैन वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज कीजिए। तो इसको हम यूज करके देखते हैं, ठीक है, गुड। बोर्ड पे फोकस कीजिए। देखिए ये जो आपका सब्जेक्ट है ये इनमें से कौन सा है? सिंगुलर है, प्लूरल है, आई है, ठीक है। हाँ ऑब्वियस है कि ये सिंगुलर है, गुड। तो सिंगुलर के लिए किसका यूज किया जाना चाहिए? इज का यूज किया जाना चाहिए। तो ये हमने यहां लिख दिया इज। क्लियर है? इज लिखने के बाद आपका एक जो काम है वो कंप्लीट हो गया, यानी आपने एचवी लिख दी, ठीक है। सेकंड है कि आप मैन वर्ब कौन सी यूज कर रहे हैं, है ना। तो आप क्या, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या डिमांड कर रही है कि मैन वर्ब आईएनजी फॉर्म में आए, मैन वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में आए। तो आपके पास मैन वर्ब क्या है? रीड। क्या है? रीड। आप क्या कर दीजिए? आईएनजी इसमें ऐड कर दीजिए। तो यहां आप लिखेंगे रीडिंग। ये आपका फॉर्मेट है। तो अब आपकी राइट फॉर्म ऑफ वर्ब या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो गई? शाबाश, इज रीडिंग।
अकेला रीडिंग नहीं है, अकेला इज नहीं है, आपकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो दोनों का मिला हुआ रूप होगी और वो क्या होगी, इज रीडिंग। और ये क्लियर है, सही है, ठीक है। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, गुड, शाबाश। अब देखिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी तरीके से समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये पता है आपको कि इंग्लिश का कोई भी कंपटीशन है, ये टॉपिक तो पक्का आना है, सबसे पहले आना है ना। हाँ, ये फूफा जी है, कोई भी शादी है, ब्याह है, कारण है, कुछ भी है घर में, फूफा जी तो पक्का आएगा, आएगा ना। हाँ, तो ये इंग्लिश का फूफा जी है। कोई भी कहीं भी आप कंपटीशन देंगे और उसमें यदि इंग्लिश सिलेबस में है तो ये टॉपिक समझ लीजिए है 100% है, कोई इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई शक संदेह नहीं है कि ये टॉपिक नहीं है। और टेंस है तो वो पूछने का उसके पास एक ही मेथड है, वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, कहने का मतलब ये है। तो ये इसका पहला और सिंपल सा तरीका है कि एडवर्ब देगा, एडवर्ब आपको बताएगी टेंस कौन सा है और टेंस आपको बता देगा एच वी कौन सी यूज़ करनी है, एम वी कौन सी यूज़ करनी है, वो लगा दीजिए। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सही है और कॉन्फिडेंट रहिए कि वो बिल्कुल करेक्ट है, सही है। क्लियर? ये तो है जब आपको क्या दिया जाती है, एडवर्ब दी जाती है। क्लियर है? 90% केसेस में एडवर्ब ही दी जाएगी। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या राइट फॉर्म ऑफ वर्ब पूछता है तो जो 90% जो केस हैं उनमें आपको क्या दिया जाता है, एडवर्ब दी जाती है। क्लियर? सेकंड आपने यहाँ लिखा कोई क्लू हो सकता है, यानी कोई क्लू दे दे, टाइम से संबंधित कुछ भी जो क्लू है वो दिया जा सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से वो क्लू देकर राइट फॉर्म ऑफ वर्ब या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पूछता है। देखिए, तो उस क्लू के अनुसार जैसे आपको दे दे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लियर है, और वर्ब बिहेवियर रन, वर्ब दिया हुआ है रन, ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में राइट फॉर्म ऑफ वर्ब पूछ रखा है, ठीक है। अब इसमें कोई एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं दी हुई, क्लियरली कोई एडवर्ब ऑफ टाइम इसमें नहीं है। अब यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप सीधे से समझ जाइए कि इसमें कोई ना कोई क्लू मिलेगा, एडवर्ब नहीं है तो कोई ना कोई क्लू देगा, है ना। क्यों? हाँ, सीधी बात, सिंपल सी बात है कि थाने को बूझ तो आओ को नहीं, छाया आवेगी थाने, छाया तो आओ को नहीं, तो जो छाया को नहीं आवा तो थाने कौन बताओगो कि भी टेंस कौन सो करना है, टेंस तो पता करना पड़ेगा। अब टेंस पता करना है तो आपको 100% कोई ना कोई हिंट देगा या कोई क्लू देगा, एडवर्ब देगा जो आपको बताएगी कि ये टेंस है, ठीक है। तो इसमें यदि एडवर्ब नहीं है तो कोई ना कोई क्लू कंफर्म है, 100% है, वो आपको देखना है। बस आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप वो क्लू ढूंढ पाए, सर्च कर पाए, ठीक है। तो वो देखिए, यहाँ तक कुछ नहीं है, सिंपल सेंटेंस है ना। अब यहाँ देखिए, इसको थोड़ा सा इस पर गौर फरमाइए। हाँ, गुड, पता चल गया, शाबाश, नाइस। कुड है, ये पास्ट फॉर्म में यूज की गई है ना, इट मीन्स गुड, शाबाश, वेल डन। इसने कुड को पास्ट फॉर्म में यूज किया गया है तो सीधी बात है कि जो राइट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो पास्ट में चली जाएगी, राइट फॉर्म ऑफ वर्ब किसमें चली जाएगी, पास्ट में चली जाएगी। तो सिंपल हो गया। अब बस अब देखिए, इस टेंस में ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में और कुछ नहीं था, केवल इतना सा टेस्ट किया गया था कि आपको एडवर्ब है, हिंट, क्लू पकड़ना आता ही नहीं आता, इतना ही तो किया था ना उसने। आपने पकड़ा, पकड़ते ही आपका उत्तर सही होगा। यदि आपको पता चल गया कि पास्ट है तो पास्ट बना दो, क्लियर है बस। इसके अलावा सामने वाला आपका कोई टेस्ट नहीं ले रहा, इतना सा टेस्ट लिया जा रहा है कि आपको हिंट पकड़ना आता है कि नहीं आता है। जैसे इस बच्ची ने बहुत ही शानदार तरीके से कहा कि सर यदि उधर कूदे तो पास्ट आ जाएगी, क्लियर। अब
तो कुड आपको बता देगा कि पास्ट है, तो पास्ट है तो आपको क्या चाहिए रे बेटा, शाबाश, एच वी प्लस एम वी। अब यदि पास्ट में यूज़ किया जा रहा है, पास्ट में यूज़ किया जा रहा है तो एच वी यूज़ होती नहीं, पॉजिटिव में एच वी यूज़ पास्ट में नहीं होती तो आप क्या, आपके पास एक ऑप्शन बचा एम वी। पास्ट में कौन सी एम वी यूज़ होती है, और नाइस, तो सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है। आप कह देंगे ही रैन एज फास्ट एज ही कुड, ही रैन एज फास्ट एज ही कुड। क्लियर है? तो इस तरीके से दोनों मेथड से पूछ सकता है। क्लियर है? और ऑप्शन लिए जाए, चलो और बताता हूं आपको। आपसे यदि IQ चेक करना चाहे आपका, मान लो कि उसका जो माइंड है वो आपका IQ चेक करने का हो कि भाई कॉमन सेंस बच्चे में कितना है, तो वो क्या करेगा, इसी में वो भी कर सकता है। हाँ देखो वो फ्री है, वो कहते हैं ना कि जिसके पास पावर होती है वो किसी भी तरीके को यूज़ कर सकता है, वो अपने तरीके से नियम बनाता है ना। तो उसके पास पावर है, वो कैसे पर्सन बनाए, तो वो चाहे वैसे बना सकता है। दो तरीके मैंने आपको बता दिए। तीसरा तरीका है कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है, जैसे कि यहां लिख दे छोटा सा सिंपल सा, ज़्यादा डीपली नहीं गया मैं, सिंपल सा एक बना दिया है ना। अब इसमें कुछ नहीं दे रखा कह रहा है, ढूंढो। कोई पास्ट फॉर्म दी हुई है, नहीं दी हुई, कोई एडवर्ब दी हुई है, नहीं दिया हुआ। अब आप क्या करेंगे, शाबाश, अरे कॉमन सेंस की बात है, नाइस, गुड, शाबाश। देखो रहा है लड़कों में भी दिमाग होता है, हाँ गुड, शाबाश। देखो ध्यान से, इसने एक दिया हुआ है, देखिए अकबर दिया हुआ ना, आपको क्या दे रखा है, रूल यानी शासन करना। तो अकबर जी थोड़ा रहा, अभी अकबर जी भाई गए हो ना, हाँ। तो कब की बात हो गई, प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की, हाँ फ्यूचर में तो चाहोगे नहीं दोबारा ये तो इसका मतलब पास्ट की बात हो गई। तो पास्ट में कर दीजिए, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि अकबर की बात कर रहा है, इसका मतलब पास्ट की बात कर रहा है, बस अकबर है, सीधा सिंपल। महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी, कोई भी हो उसको पास्ट में दे दीजिए, सिंपल हो जाएगा, गुड, बस सिंपल सी बात थी। तो सेकंड फॉर्म कर दीजिए। अब बाकी आपने सीख रखा है कि एच वी आएगी नहीं, मैन वर्ब किस फॉर्म में आएगी, सेकंड फॉर्म में आएगी। क्लियर है? ये तीन तरीके से आपको पूछ सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यही बता देना चाहता हूँ कि यहाँ बी की यदि फॉर्म पूछता है, यदि ब्रैकेट में बी दिया हुआ है, इट मीन्स स्टेट ऑफ टाइम का क्वेश्चन है, सीधी सी बात है, और बी की फॉर्म देनी है, तो बीइंग, बीन ये नहीं दिया जाएगा, है ना। आप सभी को पता है, यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑन द अर्थ, बट मैं अपनी तरफ से कोई नहीं छोड़ना चाहता कमी, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बी की जो फॉर्म है, यदि बी ब्रैकेट में दिया हुआ है तो आपको जो ब्लैंक्स है उसमें करना है, ये प्रेजेंट के लिए, ये तो किसके लिए है, प्रेजेंट के लिए, और ये है पास्ट के लिए, ये ध्यान रखिए। बस इतना सा मैटर है, बाकी सब क्लियर है। सभी जो फॉर्म्स हैं वो आपको बता दी गई हैं, किस तरीके से, किस टाइप से, कितने टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है टेंस में। इसके अलावा उसके पास पूछने के लिए कुछ नहीं है, एक ही मेथड बचता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या राइट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी मेथड से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, कंफर्म पूछेगा, 100% हर एग्जाम में पूछता है जिसके सिलेबस में टेंस नाम का राक्षस होता है। अब तो राक्षस नहीं लग रहा होगा ना, हाँ अब इन बना लो भाई लोग, ठीक है ना, फ्रेंड बना लो इसको, और ये फ्रेंड बहुत लाइफ टाइम काम आएगा। क्लियर है? हाँ गुड।
और नहीं तो जो टाबरन पढ़ाओगा ना, अरे थोड़े कॉन्फिडेंट रहो। हाँ होगी, शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे। अरे चिंता मत करो, हो जाएगा। अरे बहुत इजी होगा रे, नौकरी लग के दिखाओ, मैं बताता हूँ लाइन लगेगी। हाँ कोशिश करो कि लाइन लगे, लाइन में तुम न लगो। हाँ अपने आप को इतना बुलंद करो कि लाइन तुम्हारे पीछे लगे, तुम लाइन में न लगो। यस गुड, करोगे? शाबाश गुड, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। फिर लाइन मैं बता दूंगा लाइन कितनी लंबी लगती है फिर। यस अरे दोनों के लिए, तुम क्यों नीचे गर्दन कर रही हो, दोनों के लिए ये बात। शाबाश। यहाँ तक कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, डायरेक्ट कमेंट करके पूछिए। एंड कीप स्टडिंग, एक ही मंत्र है इंग्लिश में, कीप स्टडिंग, उससे दूर मत रहिए। स्टडी कीजिए, रेगुलर कीजिए, इंग्लिश को फ्रेंडली लीजिए, फिर इंग्लिश कहीं कोई दिक्कत नहीं करेगी। क्लियर है? शाबाश गुड, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास जल्दी ही मिलेगी आपको। थैंक्स।